Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे the topic which we are going to discuss, yes, it is the last topic of chapter 1 of 11th bookkeeping and accountancy, that is accounting standards in India. बहुत ही important topic है from understanding point of view and also from general knowledge point of view. ठीक है, हमेशा क्या होता है, वी जस्ट स्टडी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और हम बेसिक पॉइंट्स नहीं समझते हैं, क्योंकि आगे आने वाले जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ये इन्हीं स्टैंडर्ड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर करती है कंपनी, ये इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस है. कभी कभार हम ये भी सोचते हैं कि इंडिया में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं तो फिर इंटरनेशनल कैसे होते हैं, इंडियन कंपनीज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो करते हैं. सो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है. जैसे IFRS मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया इस टॉपिक में उन्होंने एक्चुअली बताया है कि कौन सी ऐसी बॉडी है, अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है, कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वहां पर मतलब इन आवर ओन कंट्री इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली अप्लाई किया जाता है. ये सारे आंसर्स आपको इस वीडियो में डेफिनेटली मिलेंगे. और थोड़े बहुत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है जो उन्होंने हमारे लिए प्रेजेंट किए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इन अ वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन. ओके, so let's get started children. Before that, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, so the video will turn out to be a very informative video for you all. ठीक है, so first of all students, accounting standards in India. In India, standards of accounting is issued by whom? Obviously it is issued by ICAI. उसका full form यहाँ है, Institute of Chartered Accountants of India. Yes, standards of accounting जो है ये ICAI इशू करता है. The Council of Institute of Chartered Accountants of India constituted Accounting Standard Board. उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है. और ये कब किया है? ऑन 21 अप्रैल 1977, रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया. ये इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट हुआ था क्योंकि उनको पता लगाना था और यह जानना था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, नीड है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में रिकॉग्नाइज हो. ठीक है, जिसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कहते हैं. तो ये ASB क्या करता है वो अब हम देखेंगे. ASB formulates accounting standards so that such standards may be established by the Council of Institutes in India. मतलब ये जो ASB है फॉर्मुलेट करता है डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कि आगे चल के ये जो स्टैंडर्ड्स है ये एस्टेब्लिश हो बाय डिफरेंट काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन आवर कंट्री, राइट. This ASB considers what? Important authorities in the field of applicable law, custom, usage, business environment में मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं ये सारे वो कंसिडर करता है. एंड ऑल्सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स while framing accounting standards in India. तो you will understand now that why ASB consider all these things. ठीक है, फिर ये तो इंडिया की बात हो गई या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी वो कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनको फ्रेम करने के लिए जरूरी होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली इन इंडिया. तो फिर क्या हो गया, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज वी आर डीलिंग इंटरनेशनली ऑल्सो, तो क्या हो गया, द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन इंडिया मस्ट बी कंपैटिबल विद द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन अदर कंट्रीज. डेफिनेटली इंडिया में जो अकाउंटिंग होती है, क्योंकि हम अब ग्लोबल हो गए हैं, राइट, तो वो कंपैटिबल होना चाहिए कि इंडिया में कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो इंटरनेशनल भी उनके साथ दूसरे कंट्रीज का उनके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, समझना चाहिए. तो इसके लिए व्हाट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज और इट हैज रिजल्टेड इन द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS बीइंग कन्वर्ज्ड विद IFRS. और IFRS क्या है ये मैंने ऑलरेडी आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया है, दो इट वॉज अ वेरी मिनी टॉपिक. तो ये जरूरत थी, दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर दैट ईच कंट्री नो ईच अदर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो उन्होंने एक कन्वर्जन किया और
they brought into account the IFRS. Now this convergence has resulted in what is known as IND, India AS you can say, or IND AS. ठीक है, ये जो IND AS है, these are basically international accounting standards which have been modified in accordance with the Indian accounting practices. Okay, till now I think it's clear. Okay, डिफरेंट कंट्रीज की अकाउंटिंग समझने के लिए, कंपेटेबल होने के लिए, दे हैव ब्रॉट इट टू एग्जिस्टेंस, कि हमारी जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको कन्वर्ज कर दिया IFRS से. ठीक है, तो ये जो कन्वर्जेंस है, इससे क्या हो गया, जो रिजल्ट आया उसको हम IND AS कहते हैं, और ये बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो मॉडिफाई किए गए हैं. अगेन, these are international accounting standards, INDAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मॉडिफाई हुए हैं एज पर आवर इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिस. हमारे इंडिया में जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो होते हैं या कस्टम फॉलो होते हैं, ट्रेडिशंस, तो उस हिसाब से उन्होंने ये मॉडिफाई किया हुआ है. ठीक है, प्रेजेंटली कौन इसको फॉलो कर सकता है? ऑब्वियसली जो बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे हमारे टाटाज, बिरलास, रिलायंस, जो भी है, ये सारे बड़े बड़े कंपनी दे फॉलो IND AS रूल्स. बट जो स्मॉलर कंपनीज है, स्मॉलर बिजनेस यूनिट्स है, वो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो करते हैं, और दे फॉलो यूजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. लेकिन इन फ्यूचर दे आर ऑल्सो सेइंग एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया में सारे बिजनेस एंटिटीज जो है वो वेरी सून विल माइग्रेट टू IND AS. ठीक है, तो यहां तक हमको समझ आ गया कि कौन है अथॉरिटी, रिक्वायरमेंट किस चीज की थी, किस लिए हम IND AS लेकर आ गए. ठीक है, नाउ सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज सो फार इशूड 31 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. कितने हैं टोटल? 31. लेकिन हमारे लिए दे हैव गिवन अस 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और वो एक लाइनर में हम समझने की कोशिश अभी करेंगे. ठीक है, आई टोल्ड यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कुछ नहीं, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है, एक नॉर्म है, जिससे फॉलो करके कंपनीज एक दूसरे का दे विल कम टू नो द कंपैटिबिलिटी, दे विल अंडरस्टैंड बेटर. सो दैट्स व्हाई इट वाज फॉर्मुलेटेड. ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट वन जो है वो है AS1, जिसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहते हैं डेफिनेटली, एंड इट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज 1st April 91 फॉर कंपनीज एंड 1st April 93 फॉर अदर्स. ठीक है, तो एज पर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन द प्रेपरेशन एंड presentation of financial statement should form a part of financial statements and normally be disclosed in one place. इसका मतलब ऐसा क्लियरली है कि जब आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो या प्रेजेंट करते हो, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स. ओके, सारा इंफॉर्मेशन उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है. ठीक है, so that's the meaning of disclosure of accounting policies. Nothing have to be kept in hidden. Second, valuation of inventories. AS2 है valuation of inventories, that is 1st April 1999. As per this, inventories obviously assets है कंपनी के, तो ये जो है वैल्यू करने चाहिए या होने चाहिए एट अ लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट और कुछ नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट है. ओके, एंड नेट रियलाइजेबल कॉस्ट, जिस कॉस्ट पर वो रियलाइज होता है. सो दे हैव टू do the valuation of inventories at this particular cost. Accounting standard number 2 ये हमको बताता है. ठीक है, let's go to third one, AS3, that is accounting statement, accounting standard 3. It's about cash flow statement 1st April 2001 से. तो ये जो कैश फ्लो है, यहाँ पे यू कैन से दैट दिस आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट. अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड फॉर द पीरियड विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. ऑब्वियसली कितना कैश उन्होंने जनरेट किया है, या दे हैव टू सी दैट
ये जो स्टेटमेंट है ये असेस करता है द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू जनरेट कैश एंड टू यूटिलाइज द कैश। कैश फ्लो का मतलब क्या है, कितना कैश आ रहा है, कितना प्रॉफिट्स हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है कैश, राइट। सो हाउ मच यू आर एबल टू जनरेट, यू मतलब कौन कंपनी। तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट भी किया जाता है फॉर द पर्टिकुलर पीरियड फॉर विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। लेट्स गो टू द फोर्थ वन, दैट इज AS6, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। आगे चल के आप इसके ऊपर प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करोगे। डेप्रिसिएशन इज लॉस इन द वैल्यू ऑफ द असेट, ठीक है। अगर आप एक नया असेट खरीदते हो तो जैसे जैसे साल बीतता है तो उसका वैल्यू कम होता है, तो आप उसका डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो ना, तो उसका मतलब है डेप्रिसिएशन, ठीक है। आगे चल के हम इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सो AS6 इज अबाउट डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, 1 April 1995. According to this standard, the depreciation amount of an asset should be allocated on a systematic basis for each accounting period during the useful life of the asset. बहुत सिंपल दिया गया है, वो बोल रहे हैं कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है असेट को ऑन सिस्टमेटिक बेसिस, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग पीरियड होता है और जितना ड्यूरिंग द जितना वो यूजफुल लाइफ होता है असेट का। नाउ हियर यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने कहा, इट्स अ मेजर ऑफ वेयरिंग आउट और लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ द असेट, यू कैन से, ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे हम असेट्स आउटडेटेड हो जाते हैं, वैसे वैसे हम उनको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। सो नथिंग मोर, यू हैव टू सिस्टमेटिकली अप्लाई द डेप्रिसिएशन। AS8, it deals with accounting for research and development, 1 April 91 for companies and 1 April 93 for others. According to this standard, amount of research and development cost should be charged as an expense of the period. मतलब वो बोलते हैं कि जितना भी खर्चा आपने रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए किया है उसको आप एक्सपेंस करके ही चार्ज करोगे फॉर दैट पीरियड व्हेन इट इज एक्चुअली इनकर्ड, जब वो एक्चुअली एक्सपेंस ऑकर हुआ है, ठीक है। AS9 के पास आते हैं, दैट इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9. इट्स अबाउट रेवेन्यू रिकॉग्निशन 1 April 1991 फॉर कंपनीज एंड 1 April 93 फॉर अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात करते हैं दैट दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द बेसिस रिक्वायर्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। यहाँ पर आप बेसिस डील करते हो, ओके, रिक्वायर्ड for recognition of revenues in the profit and loss account of an enterprise. It lays down conditions to recognize the revenues that arise from the various transactions. आप वो सारे conditions find out करते हो या बताते हो जिसके वजह से आप revenues मतलब क्या, profits है ना, incoming जो आता है, inflow of cash आप बोल सकते हो। तो बेसिकली ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे रेवेन्यू आइटम्स को, प्रॉफिट्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आप कंडीशंस भी बताते हो कि कैसे आप रेवेन्यूज को रिकॉग्नाइज करते हो जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस एंटरप्राइज में होते हैं उनके बेसिस पर, ठीक है। देन वी हैव AS10, 7th वन है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट्स, 1 April 91 फॉर कंपनीज, अगेन 1 April 93 फॉर अदर्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड द कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट शुड कॉम्प्रोमाइज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एंड एनी एट्रीब्यूटल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द असेट्स टू इट्स वर्किंग कंडीशन। वेरी सिंपल, आप यहाँ पे फिक्स असेट्स को, ओके, ये जो कॉस्ट होता है, जो प्राइस होता है फिक्स असेट का, उसको आप कंप्राइज करोगे ओरिजिनल कॉस्ट ओनली, और जो भी एट्रीब्यूटल कॉस्ट आता है जो आप उस असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए खर्च करते हो, for its intended use you have to take those things into consideration, ठीक है। वो ये भी बोलता है, वो मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द फिक्स्ड असेट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन डिस्पोजल और व्हेन नो फर्दर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर यूज। वो बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको फिक्स असेट्स को स्लोली एलिमिनेट करना चाहिए जब आपको पता चल जाता है कि उसका कोई बेनिफिट आपके कंपनी को नहीं होगा आगे चल के, ठीक है। सो दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज बेसिकली फॉर अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड assets. Then comes your 8th one, that is accounting standard 12,
Accounting for Government Grants, 1st April 1994. Now what does this standard say? It talks about the government grants should be recognized when there is an assurance that the enterprise will comply with the conditions attached to them. इतना सीधा है ये पॉइंट कि ये स्टैंडर्ड बोलता है कि गवर्नमेंट जो भी ग्रांट्स देती है उसको रिकॉग्नाइज करने चाहिए. किसको करना चाहिए? कंपनी को करना चाहिए. जब कंपनी अश्योरेंस देती है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कंडीशंस होंगे, कंपनी उनको अग्री करेगी गवर्नमेंट के साथ. ठीक है. Then comes your 9th one, that is accounting standard 13, that is for accounting for investments. According to this standard, an enterprise should disclose the current and the long term investments distinction in its financial statement. मतलब बहुत सिंपल है. हर एंटरप्राइज को या फर्म को अपनी जो भी करंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है उनको डिस्क्लोज करना चाहिए प्रॉपर डिस्टिंक्शन के साथ, प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ, कंपैरिजन के साथ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में हो सकता है, आपके शेयर्स में भी हो सकता है, जो भी है आपका इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट अ लोअर कॉस्ट और अ फेयर वैल्यू. जो भी करंट इन्वेस्टमेंट है वो आप लोअर कॉस्ट में या एक नॉर्मल फेयर वैल्यू में ही कैरी करोगे. ठीक है. हावेवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट अ कॉस्ट प्राइस. और जो भी लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत सालों के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाओगे एट द कॉस्ट प्राइस. सो दिस इज बेसिकली अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स. दीज आर द you can say foundation points on which the entire accounting is based. So this is one of them about investments. Last but not the least, children, it is accounting standard 22, accounting for taxes on income, 1st April 2001. According to this standard, tax expenses for the period comprising current tax and deferred tax, मतलब जो भी टैक्स एक्सपेंसेस है इस पीरियड में, करंट टैक्स है जो अभी आपको पे करना है, या डिफर्ड है जो लास्ट टाइम के है अभी तक आपने पे नहीं किया, शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड. मतलब आपको ये इंक्लूड करना चाहिए जब आप डिटरमाइन करते हो या फाइंड आउट करते हो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या है ये आगे हम जब अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तब आपको और डिटेलिंग में पता चल जाएगा. ठीक है. सो नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू चिल्ड्रन कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है सीरियल नंबर में नहीं है. Here it is accounting standard 1, then 2, then 3, then it's 6, then 8, 9, 10, 12 and 13 and 22. वैसे 31 accounting standards है. So some of them have been explained to you for your information. So I hope you will find this video very useful and informative. Just read it or just listen to it as it is an informative video, because this will help you in a longer run also. Okay, so that's it children in this video. I hope it will help you definitely. Till then I'm going to say thank you so much for watching the video. I'll come with more videos. Till then, thank you so much. Take care.